अरे याद करा तनी। करा। अरे बोला। हाँ हाँ हाँ, दक्षिण अफ्रीका राजकुमार भैया यही नाम बताए ले रहे। हाँ यही कि हई गोरा लोग यहाँ से मनाई सबका ले जावे और वहाँ जाके मजूरी करावे, ऊपरा से बहुत जुलुम करें, यहाँ तक के परमनाई तक के ना बक्से। जैसा नापन मोहन बाबू। पर मोहन बाबू से उलझब भारी पड़ गई। ई गोरा लोग मोहन बाबू संग का कइले? ओकरा का चलती रेलगाड़ी से बाहर फेंक देलिस। हराम मर गई। जिंदा है। शुक्र। अरे दक्षिण अफ्रीका का छुक छुक गाड़ी का ऊंचा वाला डब्बा में खाली गोरा लोगन का चराला की अनुमति रहल। पर आपन मोहन महा से भी वकील रहने तो उन्होंने टिकस लेके चढ़ गई। लेकिन कौनो मिला उकरा का रेलगाड़ी से बाहर फेंक देलिस। पर मोहन बाबू ऐसन जादू चलाई। मतबल? अरे इमा मतबल का बिना लड़ाई बिना झगड़ा शांति से है गोरा का माटी चटा देलिस। भगवान करे मोहन बाबू आई जाए के हमियों सबको तार दे। अरे तो राजकुमार भैया गए बाड़ी न नखनऊ, ओकरा का लेके ही आई है। राजकुमार उनसे मिल पाई है तब भाई ना। काहे ना मिली है? ई बरमनई सबसे मिलेला, इतना आसान ना होकेला। काहे ना मिलिए। आत्मकथा लिखना दुधारी तलवार पर चलने के समान है। अपनी बड़ाई करो तो बेशर्मी और बुराई करो तो पाखंड। पता नहीं आज रात जो मैं लिख रहा हूं वो इस किताब में शामिल हो भी पाएगा या नहीं। ये कोई सन 1916 के आसपास की बात है। मैं हिंदुस्तान वापस लौट चुका था। अगर अपनी ही तारीफ की संभावना ना निकलती तो कहता कि लोग तो नेशनल से इंटरनेशनल हीरो बनते हैं, मैं इंटरनेशनल से नेशनल हीरो बनता जा रहा था। केप टाउन से लेकर कानपुर तक चर्चा में था, या यूं कहिए कि मेरा बुरा भला जिक्र शहरों कस्बों और गांवों में होने लगा था। उन शहरों कस्बों और गांवों में भी जिनके मुझे नाम तक नहीं मालूम थे। उदाहरण के लिए लीजिए चंपारण, और चंपारण का एक गांव जहां एक टूटी फूटी कुटिया में बैठी 3 दुखियारी औरतें इस दीनहीन की राह तक रही थीं। आइए, तो क्या विचार हैं ब्रज बाबू आपके लखनऊ अधिवेशन के बारे में? जी बहुत ही मुबारक अधिवेशन है मोहन बाबू। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ एक मंच पे हैं। सो तो है। और मुझ तक आने का कारण? जी वो हमारे साथ चंपारण के किसान पंडित राजकुमार शुक्ला लखनऊ सेशन में सम्मिलित होने और विशेष तौर पर आपसे मिलने आए हैं। आपकी आज्ञा हो तो अंदर बुला लें। हाँ, जरूर बुलाइए।
शुक्ला जी अंदर आ जाइए। शुक्ला जी, आइए। अरे आइए ना भाई। नहीं 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 नहीं, बहुत चिंतित दिखते हैं। तबीयत स्वास्थ्य तो सब ठीक है ना? एक विनती थी। केवल आदेश कीजिए। जिस प्रकार आप दक्षिण अफ्रीका के जनमानस का उद्धार किए हैं, बस वही कृपा चंपारण के किसानों पे भी कर देते। मैं कुछ समझा नहीं। जी देखिए देखिए उत्तर बिहार के गांव जैसे चंपारण आदि में नील का खेती होता है, जिसे अंग्रेज जमींदार कराता है नील है। और 3 कठिया नियम के अनुसार हर किसान को अपनी 1 बीघा जमीन में से 3 कट्ठे पे जबरदस्ती नील बोना पड़ता है, जिसके अवज एक उचित मुआवजा मिलता है। अब देखिए, गुजराती होने के कारण और वो भी बनिया, मैं तो यही कहूंगा कि अगर मुआवजा उचित मिलता है तो परेशानी की क्या बात है। जी, परेशानी एक नहीं हजारों हैं। मुआवजा भी उचित नहीं मिलता। देखिए मैं समझाता हूं। नील की खेती करने पर हमें हर एकड़ के हिसाब से कोई 13 रुपया मिलता है। अगर कोई और फसल बोए काटें तो 31 रुपया मिले, पर 3 कट्टे पर नील की खेती करना जरूरी होता है। और ये जो काठी होता है, ये कट्ठे कट्ठे आपको इस काठियावाड़ी को कट्ठे जरा विस्तार से बताना होगा। हाँ देखिए, 1 बीघा में ना 20 कट्ठा होता है, और एक कट्ठा में ये जमीन जैसा 5 ठो और जमीन होगा। मतलब ये कि 15% जमीन पर नील की खेती करना आवश्यक है। ये भी कुछ अनुचित तो नहीं है? जी, जिस जमीन पर नील की खेती होती है वो जमीन बंजर हो जाती है। और हाँ, पिछले कई वर्षों से कृत्रिम नील आ जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हिंदुस्तानी नील की खपत कम हो गई है। अब मुआवजा मिलना तो दूर, अंग्रेज नील पर उल्टा किसानों से कर वसूलने लगे हैं। और वो भी 1-2 कर नहीं जी, पूरा का पूरा 43 कर। घर हवा कर, मरहवा कर, बपहा पुतहा कर, सराबेसी, सगोरा, तावान, मरवज। ये कर हैं या दैत्यों के नाम? जी, हैं तो कर ही, पर हैं दैत्य समान। अब अगर किसी अंग्रेज नीले की घोड़ी भी बीमार हो जाए तो उसके इलाज के लिए भी किसानों से कर लिया जाता है। अपना ही झोपड़ी पे छप्पर छाने के लिए कर भरना पड़ता है। किसी का बाप अगर मर जाए और उसका अंतिम संस्कार करना हो तो उसके लिए भी कर भरना पड़ता है। मुझे खेद है कि मुझे चंपारण और नील की खेती के विषय में कुछ ज्ञान नहीं, और सच तो ये है कि मुझे ये भी नहीं मालूम कि चंपारण भारत के नक्शे पे कहाँ है। जी, इसीलिए शुक्ला बाबू आपके पास आए हैं। ये चाहते हैं कि आप इस अधिवेशन में चंपारण के किसानों का पक्ष सबके समक्ष रखें। जी, मेरा तो विचार है आप लोगों को फौरन मालवीय जी या तिलक जी से मिल लेना चाहिए। जी गए थे। उन्होंने कहा मोहन बाबू से मिलो। बिना नील की खेती के बारे में जाने आप लोगों का पक्ष पार्टी के सामने रखना आप लोगों के पक्ष को कमजोर करना होगा। मैं तो किससे सुनते हो रोज औरों के, आज मेरी भी दास्तां सुन लो। मुझे भी आपकी तरह शेर व शायरी का बहुत शौक है।
मुझे ये शेर बहुत पसंद है। रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई। और मुझे ये शेर भी अच्छा लगता है, यूं तो छोटी है जात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। मोहन बाबू, आप एक बार हमारे साथ चंपारण चलिए और हमारा सत्य अपनी आंखों से देख लीजिए। मैं पूरे भारतवर्ष का दौरा कर रहा हूं और सच बात तो ये है कि चंपारण उसमें शामिल नहीं है, लेकिन आप लोगों की बातें और विशेषकर आपका शेर सुनकर जरूर शामिल हो गया है। समय आने पर 1 या 2 दिन के लिए वहां अवश्य आऊंगा। एक दिन भी बहुत होगा, एक दिन भी बहुत होगा। आप बिहार वाले मेहमानों को 1 दिन से अधिक नहीं ठहराते? ऐसा बात नहीं है। आशा करते हैं जैसे रामचंद्र जी के चरण स्पर्श से अहिल्या तर गई थी, वैसे ही आपके कदम रखने से चंपारण भी तर जाएगा। पर ये ज्ञात रहे कि अहिल्या वर्षों में तरी थी। शताब्दियां लग जाए, हम अपने राम की राह देखेंगे। देखिए, आप लोग सभ्य तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शातिर भी बहुत हैं। बातों ही बातों में एक बनिया को क्षत्रिय बना दिया। आइए, अगले सत्र का समय हो रहा है। अब बाबू ब्रजकिशोर और पंडित राजकुमार शुक्ल के बारे में मैं और क्या कहूं। ऐसे लोगों को अंग्रेजी भाषा में जेंटलमैन कहा जाता है, परंतु इन सज्जनों की बिहारी शिष्टता और सभ्यता जेंटलमैनलीनेस से एक कदम आगे बढ़ी हुई थी, इसलिए मैं इन्हें जेंटल बिहारी कहूंगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बाद मैं न जाने कहां कहां गया। कानपुर, ऋषिकेश, रंगून, कलकत्ता, लेकिन जहां जहां मैं गया वहां वहां साये की तरह मेरे साथ रहे पंडित राजकुमार शुक्ल, और अंत में एक निश्चल और निष्ठावान किसान के हट के आगे मुझे घुटने टेकने ही पड़े। तो इस तरह कोई 10 साल पहले अप्रैल की गर्मी में एक सुबह मैं पहुंचा पटना। आइए 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 आइए, यह है आपके मेजबान का घर, राजेंद्र बाबू का। बड़ी शानदार हवेली है। पटना के अव्वल दर्जे के वकील हैं। अव्वल नहीं तो दुय्यम तो होंगे ही। एक एक केस का 10-10 हजार लेते हैं। मेरा विचार है 9,990 रुपये ज्यादा लेते हैं। हाँ, अब भी राजी है, अब भी राजी है। राजेंद्र बाबू हुए? राजेंद्र बाबू हुए? नहीं, हाँ पूरी गैल बानी। ए भैया, घर में केहू तो है, कहीं मोहन बाबू आयल बानी? अभी घरा में केहू नहीं है, कभी और आई। ए भैया ए भैया ए भैया, तनिक खिनका बाटे एक लोटा पानी लेता ही। अभी कुछ नहीं मिली। जा जा देखिए, अगर आपको द्वार छोड़ने में कष्ट है तो मैं स्वयं कुएं से पानी ना ले। ना 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 ना, जात पात का पता नहीं, कुआं कैसे छू लोगे? भैया शौच का तो इस्तेमाल। ए रउआ के मालूम नहीं खे भाई के बानी मोहन बाबू। ए भैया, हम तो से विनती कर रहे थे, पानी न सही के पखाना तो जाए दिया जा। मर्दे, जो कहा दिया सो कहा दिया। जा जा जा। आइए। एक वकील होने के नाते ही कह रहा हूं कि नामी गिरामी वकीलों के नौकर जज होते हैं। यानी बिहार की भाषा में जो कह दिया सो कह दिया।
राजेंद्र बाबू बड़े वकील थे। दर्जनों मुवक्किलों का हर समय कोठी पर आना जाना लगा रहता था। ना किसी के धर्म का पता होता था, ना किसी की जात का। ऐसे में नौकर चाकर भला हर किसी को कैसे कुएं से पानी पीने देते या शौचालय इस्तेमाल करने देते। इस तरह मैं राजेंद्र बाबू के घर से निकला या निकाला गया। अब दिन तो कहीं ना कहीं गुजारना ही था। पटना से मुजफ्फरपुर की गाड़ी रात को जाती थी। मुझे अचानक याद आया कि मेरे एक बैरिस्टर दोस्त मजहरुल हक, वो भी तो पटना में ही रहते हैं। कोई फ्रेजर रोड है शायद वहाँ पर। हाँ, उनकी कोठी भी कोई कम शानदार नहीं है, लोगों से कहते सुना है। मोहन, मेरी ख्वाहिश थी कि तुम कुछ दिन और मेरे साथ यहाँ पटना में ठहरते और लंदन में अपनी पढ़ाई के दिनों की याद ताज़ा करते। पर क्या करें, बदकिस्मती से चंपारण बुला रहा है। चंपारण की खुशकिस्मती। वैसे मजहरुल हक साहब, अब ये पाइप त्याग दीजिए। ये लंदन की सर्दी में ही भला लगता था। हाँ, जैसे तुमने हिंदुस्तान की गर्मी में सूट त्याग दिया। और अच्छे मुसलमानों की तरह दाढ़ी रख लीजिए। मैंने वो बंबई वाले मिस्टर जिना से भी ये अनुरोध किया है। पता नहीं वो मेरी बात मानेंगे कि नहीं। नहीं मानेंगे। हाँ, बहुत हठी हैं, ऊपर से दुबले पतले हैं, ऊपर से गुजराती भी। पहले मिस्टर और फिर मौलवी मजहरुल हक से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। ये संबंध सियासी तो है ही, गैर सियासी भी है। 1915 में हिंदुस्तान आने के बाद मेरे जो नए नए दोस्त बने, उनसे भी अधिक पुराना है ये संबंध। हम दोनों इंग्लैंड के दिनों के साथी हैं। जब हम वहाँ कानून पढ़ते थे, तब हम दोनों ने ही हिंदुस्तानी सियासत में कदम रखने का फैसला नहीं किया था। जो 2-4 लोग थे वो उतर गए। मिस्टर मोहन तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मास्टर जी, ये है तो फर्स्ट क्लास का डब्बा ही। ये तो अंधे को भी नजर आता है। जी कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर मोहन उतर गए हो और हम उन्हें पहचान ना सके हो? तो फिर पाँव को कष्ट दीजिए और थोड़ा इधर उधर देख लीजिए। जी। और सुनिए, सूट बूट हैट टाई में जो इंसान दिखे, समझो वो ही मिस्टर मोहन है। जी, सूट बूट हैट टाई में तो कोई नहीं दिखा। आप लोग मोहन बाबू को खोज रहे हैं? हाँ? अरे वो तो वहां खड़े हैं। प्रणाम सर।
हम लोग आपका फर्स्ट क्लास के सामने इंतजार कर रहे थे और आप थर्ड क्लास में। मैं थर्ड क्लास में भारतवर्ष ढूंढ रहा था और आप लोग फर्स्ट क्लास में एक भारतीय। गलतफहमी तो होनी ही थी। जितना सुना था उससे अधिक पाया। आइए घर चलिए और इस गरीब की कुटिया का मान बढ़ाइए। आइए आइए आइए। जी सर। कौन कौन से विषय पढ़ते हैं? भूगोल, मैथमेटिक्स, अंग्रेजी। हाँ, अंग्रेजी पहले नाम लेना चाहिए था आपको। कृपलानी जी और मैं एक दूसरे को जानते तो थे पर पहचानते नहीं थे। शायद इसीलिए हमारी हिंदुस्तानी भाषा में जब किसी संबंध को अच्छा दर्शाना होता है तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है जान पहचान। सिर्फ जान या सिर्फ पहचान से काम नहीं चलता। कृपलानी जी दिल से मजबूत हैं और शरीर से कमजोर, मेरी तरह। इसलिए उनका दर्शन पाकर मैं पहली ही मुलाकात में खिल उठा। बहुत अरसे बाद एक गुजराती से ना सही एक सिंधी से तो भेंट हुई। कृपलानी जी मुझे लेकर गवर्नमेंट कॉलेज मुजफ्फरपुर पहुंचे जहां वो रहते थे। साउथ अफ्रीका ने मेरा पीछा दूर दराज मुजफ्फरपुर तक भी ना छोड़ा। कॉलेज के अंग्रेज प्रिंसिपल ने गांधी ऑफ साउथ अफ्रीकन नोटोरिटी को कॉलेज के प्रांगण में रहने से मना कर दिया। मेरे रहने का इंतजाम प्रोफेसर मलकानी के यहाँ किया गया, लेकिन वो भी अंग्रेजों की नौकरी करते थे, सो ये डर था कि कहीं एक नोटोरियस को पनाह देने का उन्हें खामियाजा ना भुगतना पड़े। तो मेरा ट्रांसफर गया बाबू के घर कर दिया गया। 2-1 रोज पश्चात पुरी से राजेंद्र बाबू भी मुजफ्फरपुर आ गए। सज्जन तो वो हैं ही, इस बार शर्मिंदा भी थे। हम सबके लिए आप किसी पहचान के मोहताज नहीं, पर आप हम सबको पहचान सकें इसलिए सबका परिचय करा देता हूं। क्या आवश्यकता? हम सबको एक ही नाम से जाना जाता है। वकील साहब। पर थाने में आपका नाम रामनवमी प्रसाद है। और मैं आपका पुराना सेवक। और ये है हमारे अगुआ श्री राजेंद्र प्रसाद। मिस्टर मोहन, हम आपके साथ हुए दुर्व्यवहार और अपने दुर्भाग्य पर शर्मिंदा हैं। हो सके तो हमें क्षमा कीजिए। आपके घर में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें ना तो आपकी कोई गलती है ना ही आपके सेवक की। आपका सेवक आपके निर्देशों का पालन करता है और आप समाज के नियमों का। गलती सारे समाज की है, यानी हम सबकी है, और हम सबको मिलके ही इसका हल ढूंढना होगा। ऐसी सामाजिक बुराइयों से लड़कर। लेकिन सबसे पहले ये चंपारण के किसानों की समस्या का हल ढूंढना जरूरी है। देखिए, हल है, पर यहाँ मुजफ्फरपुर शहर में नहीं। भाई, जैसे हिंदुस्तान की वास्तविक स्थिति रेल के 3रे दर्जे में दिखती है वैसे ही किसानों के कष्टों का निवारण उनके बीच रहकर ही खोजा जा सकता है। मेरे विचार से नहीं, हम विधिवत यानी कानूनी मदद से भी उन किसानों के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। देखिए, मेरी आप लोगों से विनती है कि अब आप लोग किसानों का केस लड़ना बंद कर दीजिए। उन किसानों को अपना केस स्वयं लड़ने दीजिए। आप केवल उन किसानों को उनके अधिकार के बारे में सचेत कीजिए। आप उनके
सिपह सलार मत बनिए, आप उनके सिपाही बनिए। आप उनके मन से सिर्फ नीलवरों का डर निकाल दीजिए। आप उनकी ओर से हथियार ना उठाइए, बल्कि आप उनके हाथ में हथियार दीजिए। हथियार? सत्याग्रह का हथियार। देखिए, हम सब तो वकील हैं, बल्कि वकील हैं। कानूनी मदद के अलावा हम उनकी और किसी रूप में सहायता नहीं कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। जी कैसे? द्विभाषी बन के कर सकते हैं। द्विभाषी? देखिए, मैं ठहरा दूर देश गुजरात का। मेरी ना समझ में आने वाली गुजराती इन भोले भाले किसानों को तो आप लोग ही समझाएंगे, और इन भोले भाले किसानों की भाषा मुझ गुजराती को। मिस्टर राजेंद्र जी, आपके घर में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा, और उसका कारण ये कि मुझे आपके सेवक की वो ऐल गईल भैल समझ में ही नहीं आई। वो आपका सेवक कह रहा था कि मिस्टर राजेंद्र पूरी गईल बाटिन। मुझे लगा कि आप कहीं मोहल्ले में पूरी हलवा बांटने गए हैं। एक एक केस का 10-10 हजार जो लेते हैं, जीत जाने पे तो 20,000 ले लेते होंगे। अगर जीत जाए। मेरी बिहार यात्रा केवल 2 दिनों के लिए ही थी, लेकिन जब रैयतों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में विस्तार से सुना तो लगा मुझे यहाँ 2 दिन नहीं बल्कि 2 बरस टिकना होगा। लेकिन मैं अकेले क्या कर सकता था? मैं बार बार अपने आप से पूछता कि बिहार के नामचीन वकील साहिबान क्या इस काम में मेरी मदद करेंगे, वो भी पेशकार, अर्जी नवीस या मुनीम बनकर, वो भी बिना मेहनताना लिए। वकील तो अपने घर का मुकदमा भी बिना फीस लिए नहीं लड़ता है। जब एक जेब से पैसा निकालकर दूसरी जेब में डाल लेता है तब इजलास पे जाता है। मैं बार बार सोचता कि ये नामचीन वकील साहिबान जब दान दक्षिणा में ही 5-10 हजार लुटा देते हैं तो सोचिए इनकी फीस कितनी होती होगी। लेकिन इन सज्जनों के बारे में मेरे सारे शक गलत निकले, और इसके लिए मैं अपने इन बिहारी मित्रों का सदा कर्जदार रहूंगा। मैंने गुजरात में गधे की सवारी बहुत की है, और लंदन में तो मैंने घुड़सवारी भी की है। अब आप लोगों से क्या शर्माना, लंदन की महिलाओं को घुड़सवारी बहुत पसंद है। मुझे तो लगता है वो संकोच से काम लेती हैं। उन्हें तो घुड़सवार पसंद होंगे, घुड़सवारी क्यों, लेकिन हाथी की सवारी का अनुभव मुझे बिहार में ही आकर हुआ। A very good evening, Mr. Mohandas. A very good evening to you too, sir. आप यहाँ क्यों आया? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। Very well said, very well said. मैं यहाँ का कलेक्टर हूँ। I am the officer responsible for the maintenance of law and order of Muzaffarpur. और मैं इस देश का नागरिक हूँ। मुझे इस देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार है। Right, Mr. Mohandas, including jail. जाने का तो है, आशा कीजिए कि भेजने का भी हो जाए, पर जरूरत न पेश आए।
हो न हो ये अंग्रेज आपको किसी भी तरह गिरफ्तार करेंगे। सही कहा राजेंद्र बाबू आपने, हम आपकी बात से सहमत हैं। मिस्टर मोहन, आपको यह मुजफ्फरपुर में नहीं मोतिहारी में गिरफ्तार होना चाहिए। जी। क्यों? क्योंकि चंपारण तिरहुत कमिश्नरी का केवल एक जिला है, लेकिन मोतिहारी उसका सदर मुकाम। आपके जेल जाने से साउथ अफ्रीका की तरह यहाँ का शोषित वर्ग भी आपको जान जाएगा और फिर वो भी आपकी आवाज से आवाज मिलाएगा। उसी रोज हमें मालूम हुआ कि पंडित राजकुमार शुक्ला के गांव से लगे गांव जसवल पट्टी में नीलवरों ने एक किसान का घर फूंक दिया। उसी पल हमने तय किया कि हम भी अपने सत्याग्रह का बिगुल उसी गांव से फूकेंगे। सो मैं, गया बाबू, ब्रजकिशोर, राजेंद्र बाबू, रामनवमी प्रसाद, धरणीधरण, कृपलानी जी, या यूं कहिए कि सारा काफिला जसवल पट्टी की ओर रवाना हुआ। मैं आप सभी गांव वासियों से और अगर हो सके तो आपके माध्यम से सारे देशवासियों से केवल एक बात कहना चाहता हूं, और वो ये कि अब हमें लड़ाई लड़नी होगी और ये लड़ाई हमें स्वयं लड़नी होगी। मेरी आवाज आ रही है? और ये लड़ाई हमें स्वयं लड़नी होगी, लेकिन एक अलग प्रकार की लड़ाई, बिना हिंसा का सहारा लिए, बिना हथियार उठाए, जिसे मैं कहता हूं सत्य पर डटे रहने की लड़ाई। और अगर हो सके तो इससे भी एक कदम आगे, अगर दुश्मन आप पर हाथ उठाता है तो आप उसका बदला लीजिए, अवश्य लीजिए, हाथ जोड़कर। अगर दुश्मन आपके विरुद्ध हथियार का इस्तेमाल करता है तो आप उसका बदला लीजिए, अवश्य लीजिए, गर्दन झुकाकर। यदि दुश्मन आपको सजा देता है तो आप उसका भी बदला अवश्य दीजिए, उस सजा को सहर्ष स्वीकार। मिस्टर राजेंद्र बहुत विचलित हैं, मैं इनकी और मिस्टर ब्रज की चिंता का कारण समझ सकता हूं। ये सोच रहे होंगे कि मोहनदास भी अजीब व्यक्ति है, ये हम लोगों से वो काम ले रहा है जो ये अपने मुंशियों से लेते हैं। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर वो आप सबके सामने कहिए। जी नहीं, मैं गलत हूं। सारी बातें सबके सामने नहीं कही जा सकती। आप मेरे कान में कह दीजिए, मैं वादा करता हूं कि वो इस कान से भी बाहर नहीं जाएगी। तो मैं कह रहा था कि यदि दुश्मन आपको सजा देता है तो आप उस सजा को सहर्ष स्वीकार कर लीजिए। देखिए, मैं तो ये बताना भूल ही गया, मेरे नाम अभी अभी एक सरकारी नोटिस आया है, सरकारी आदेश आया है, जिसमें ये कहा गया है कि मैंने आप भाई बहनों से बात करके देश का कानून तोड़ा है। धारा 144 का उल्लंघन किया है, इसके लिए मुझे सजा होगी। और ये सजा मुझे कल सुबह, बल्कि कल दिन में 12:30 बजे जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनाई जाएगी। मेरी तो केवल एक समस्या है, मैं 4 बजे सुबह उठ जाता हूं। अब ये 8.5 घंटे कैसे बर्दाश्त होंगे मुझे नहीं मालूम।
शायद इसे ही कहते हैं पोएटिक जस्टिस। यहाँ मैं गांव वालों का दंड सहने की सीख दे रहा था, वहाँ भगवान ने मेरा ही इम्तिहान ले लिया। मेरे कानों में राजेंद्र बाबू की आवाज़ बनकर चुपके से कहा, मिस्टर गांधी, लीड फ्रॉम द फ्रंट, मिसाल देकर बताओ। सो मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा कि पेशी, मुकदमा, सज़ा सब मंजूर है। ऐसे मौके के लिए मौलाना आज़ाद एक बहुत अच्छा शेर पढ़ते हैं। वैसे मौका हो ना हो शेर तो पढ़ते ही है। उनसे भेंट होने पर उनसे पूछकर ज़रूर इस किताब में शामिल करूंगा। नोटिस पढ़ने के बाद मैंने अपने वकील दोस्तों से एक गुजारिश की। मैंने कहा कि मेरे जेल भेज दिए जाने के बाद भी ये काम रुकना नहीं चाहिए, इंक्वायरी जारी रहनी ही चाहिए। रैयतों पर हो रहे अत्याचारों का पूरा लेखा जोखा तैयार होना ही चाहिए। और अगर इस काम में वो भी जेल भेज दिए जाते हैं तो वह शांति से अपनी गिरफ्तारी दे दें। अब ये सोचकर हंसी आती है कि मैं ये सलाह वकील साहिबान को दे रहा था, यानी मैं जेल जाने की नसीहत उन लोगों को दे रहा था जो दूसरों को जेल भेजते हैं या जेल जाने से बचा लेते हैं। बहरहाल मैंने कहा कि अगर इस काम में वो भी गिरफ्तार हो जाएं तो दूसरे लोग सामने आकर इस काम को आगे बढ़ाएं। अहमदाबाद आश्रम से तथा अन्य जगहों से साथियों को आने के लिए चिट्ठी भेजी जाए। कस्तूरबा को भी यहाँ बुला लिया जाए, उन्हें यहाँ का लिट्टी चोखा बहुत पसंद आएगा। Sir, a very large crowd is gathering outside the court. How large? More than 100? Yes, sir, but a little less than 10,000. 10,000? What for? To get a glimpse of Mr. Mohandas. Well, they can. They must. Before I put him behind bars. Sir, I'm afraid this would cause a mini revolt, unrest, which the administration is not equipped to handle. Then let me handle the situation. My way. All right, sir. Thank you, officer. A very good afternoon to you, sir. Welcome. Welcome with all of your trusted lieutenants. A battery of the barristers of Bihar. I can see Mr. Brij Kishore, Mr. Rajendra Prasad. Oh, Mr. Mazad. All under one roof in this small town. My pleasure. So, who of you would like to plead first for Mr. Mohandas? May I request the Honorable Court to allow me to be my only lawyer? Of course. Why not? Thank you so very much, sir.
Leave this district now and promise not to return. All the cases against you will be withdrawn. This cannot be. Then you won't be able to leave this region for a very long time. I wish I am not able to. I have come to Bihar to help the suffering people of this region. I shall not leave Bihar until and unless I have served these people. I shall rather make Champaran my home. मजिस्ट्रेट साहब आश्चर्यचकित रह गए। मेरा बयान सुनकर उन्हें मुझे सज़ा सुना देनी चाहिए थी, मुझे जेल खाने भेज देना चाहिए था। उधर बाहर खड़ी भीड़ की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। Mr. Mohandas, your statement invites punishment, jail. I accept. I have no doubt violated the law, and being a British subject and being a law-abiding British subject, I must be punished. I wish to be punished. Mr. Mohandas, I offer to release you on bail of ₹100. But I have no bailer. मजिस्ट्रेट साहब एक बार फिर किसी सोच में गुम हो गए, इस बार कुछ ज्यादा देर के लिए। उधर बाहर खड़ी भीड़ का शोर अदालत के अंदर तक आने लगा था। हजारों की भीड़ अदालत के इस छोटे से कमरे के अंदर घुस आना चाहती थी। मैं भी वही सोच रहा था जो ब्रिटिश प्रशासन सोच रहा था कि अगर मुझे सज़ा हुई और उसके नतीजे में भीड़ गुस्से से बेकाबू हो गई तो उसे संभालना नामुमकिन होगा। मैं डर रहा था कि भीड़ कहीं हिंसा पर न उतर आए। अगर ऐसा होता तो ये मेरी हार होती। मेरा विश्वास सत्याग्रह से उठ जाता, कम से कम हिंदुस्तानी परिस्थितियों में। मेरा प्रयोग साउथ अफ्रीका तक ही सीमित होकर रह जाता। This court drops all the charges against Mr. Mohandas and sets him free. I also grant him bail on my personal guarantee. He is also allowed to stay in Bihar as long as he wishes to. He is also permitted to continue his work in Bihar and in Champaran. ये मेरे लिए और चंपारण के लोगों के लिए एक अजीबोगरीब अनुभव था। मैंने निस्संदेह ब्रिटिश कानून तोड़ा था, लेकिन इसके लिए विशाल ब्रिटिश साम्राज्य मुझे सजा न दे पाया।
मेरा मन इस असीम विश्वास से भर उठा कि जनसाधारण को कोई हरा नहीं सकता, कि सत्य की शक्ति पर विजय होती ही होती है, कि अहिंसा हिंसा से कहीं अधिक बढ़कर शक्तिशाली हथियार है। हाँ, इस बात का अफसोस जरूर रहा कि भोली भाली जनता ने मानना शुरू कर दिया कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, कि मुझ में कोई जादुई शक्ति थी, कोई वरदान प्राप्त था मुझे। वरना ऐसा कैसे मुमकिन है कि भारत के एक दूर दराज हिस्से के पीड़ित लोगों के हक में कोई आवाज उठाए और ऐसा करने में बार बार कानून तोड़े और शक्तिशाली अंग्रेज उसे सजा न दे पाए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मैं साक्षात अवतार हूं न हूं, कोई महात्मा तो हूं ही। रहुआ लोगन से बिनती बा कि जितना हो सके हिंदी बोलल जा। महात्मा जी के भोजपुरी नहीं आवेला। महात्मा जी, केवल मोहन या ज्यादा से ज्यादा गांधी कहिए। जो आ गया। गांधी जी से हिंदी बोलल जा। जी लगाना भी आवश्यक नहीं है। जी, भारतीय परंपरा का तो यही तकाजा है। जैसी आपकी इच्छा मोटा भाई। मोटा भाई, ये गुजराती परंपरा है। गुजरात में बड़े भाई को मोटा भाई कहते हैं, चाहे वो कितना ही दुबला क्यों ना हो। पर हमको ये स्वीकार नहीं है। राजेंद्र बाबू कहिए। अरे भाई, ये प्यारी परंपरा है। तो हम कहत रहली कि गांधी जी से हिंदी बोलल जा। हमका हिंदी आवेला, हमका हिंदी आवेला, हमका बोले दिहल जा, हमका बोले दिहल जा। ये परंपरा छोड़ा, हमका बोले दिहल जा। हम यहाँ शिकायत करने नहीं आई हैं, हम तो बहुत मजा में हैं। कोठी में रहते हैं, गोरा साहब के चमाचम कुत्ता लोगन के संग। अरे नाम बोल। गोरा साहिब का? कुत्ता का। टीपू, बहादुर, सरदार, हट। रानी, लक्ष्मी, हजरत महल। हम भी खूब नील बोया, 3 कट्ठा में नहीं, सारा का सारा जमीन पर बहुत पैसा बनाया। जब हमारा जमीन बंजर हो गया तो गोरा साहब ने हमरे मर्द को अपने अमला में ले लिया। अमला यानी नीलवरों के हिंदुस्तानी हरकारे, जो अंग्रेज जमींदारों के सारे जोर जबरदस्ती वाले काम अंजाम देते हैं, जैसे कि कर वसूलना, बेगारी कराना। तो बोले दिहल जा। गोरा साहब ने अपने खर्चा पे हमरे लड़कन लोग का ब्याह करवाया, फिर ऊ सबको भी अपने अमला में ले लिया। तरक्की पाके हमरा मर्द लोग खलीफा हो गया, खलीफा से फिर वो डाकू हो गया और फिर मारा गया। पर हम जिंदा है और बहुत मजा में है। एक बार एक फकीर हमसे बोला कि हम गोरा कुत्ता का संग रह के भ्रष्ट हो गए। अब तो कौनो संत, कौनो महात्मा का चरण छूने का बाद या मार उतार हो सके। हे महात्मा, हम यो सबके तारा, हम यो सबके तारा, हम यो सबके तारा।
मुझे क्या मालूम था कि रैयतों की समस्या से जुड़ी एक समस्या और थी, महिलाओं की समस्या। चंपारण आने से पहले मैंने हिंदुस्तान की आबादी के इतने बड़े हिस्से के बारे में इतनी गहराई से कभी नहीं सोचा था। एक सवाल मेरे मन में उठा कि अगर हमें होम रूल मिल गया, जैसा कि हम उन दिनों मांग कर रहे थे, अगर हमें होम रूल मिल गया तो क्या यह हिंदुस्तान की आबादी के सिर्फ 50% भाग तक ही सीमित नहीं रह जाएगा? महात्मा जी, हम खून पसीना बहा के अपना खेत तैयार करी, पर जाने कौन ससुरा चुगली कर देलिस। गोरा जमींदार लोग आए और मटकी पटक के खेत बिना पैसा दिए कीन ले रस। मटकी कीन मतलब छीन, और मटकी इसलिए कि ये पता लगाया जा सके कि खेत बंजर है या उपजाऊ। नीलवर इसकी जांच खेत में मटकी पटक कर करता है। अगर मटकी टूट गई तो खेत बंजर है, नहीं टूटी तो उपजाऊ। आपका नाम? समीम खान। आप कुछ और कहना चाहते हैं? जी महात्मा जी, जौन उपजाऊ जमीन रहल उमे नील बोवा गई और जौन जमीन बचत उमे कर लगा दी। पूरा का पूरा 20 गो। हमरे घर में खाए खातिर कुछ नहीं। हमरा लड़का बच्चा लोग सतुआ भी के जिंदा हुए। कब तक बापू, कब तक? हमनी का बचा लो। हमनी ना सही, हमने लड़का बच्चा का बचा लो बापू। की झूठ बोला था। पहले नील का खेती किया, जब मुनाफा कम हो गया तो रो रहा है, नाटक कर रहा है। ए हमला का आदमी है, गुमास्ता है, मारो इसको। ठहरिए। इस शब्द का इस्तेमाल मेरी विनती है कि अब कभी यहां ना हो। आपका नाम? इज्जत अली। देखिए इज्जत अली साहब, हम यहां सभी लोगों के बयानात लिख रहे हैं, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। मिस्टर राजेंद्र और मिस्टर ब्रज ने आपका बयान भी लिखा है और फिलहाल हम आपके बयान को सच मानने से इनकार भी नहीं करते। अगर शमीम खान और इज्जत अली मुझे अपना नाम ना बताते तो मैं क्यों ना उनको राम सिंह या श्याम नारायण ना समझता। मैं साउथ अफ्रीका दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुलाजिम बनकर गया था। वहाँ मैं अपने आप को मुसलमान मालिकों का हिंदू मुलाजिम समझता रहा। 1915 में जब मैं हिंदुस्तान वापस आया तो मेरा स्वागत मिस्टर जिन्ना ने किया था। मुझे इस बात का बड़ा गर्व था कि एक हिंदू गुजराती का स्वागत एक मुसलमान गुजराती ने किया है। लेकिन चंपारण में मुझे हिंदू मुसलमान का कोई फर्क नजर नहीं आया। चंपारण ने मुझे हिंदुस्तानी बना दिया। चंपारण ने मुझे सिखाया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग मजहब हैं, दो अलग अलग कौम नहीं। आपको क्या शिकायत है? हमें केवल आपसे शिकायत है। चुप करा, अब तो बापू समान लोग से ऐसा बात किया जाना। नहीं, आप कहिए, आप अपनी शिकायत बताइए। बाबू, ये अंग्रेज लोग तो एक न एक दिन यहाँ से चला जाएगा, पर आप जैसा बड़ा बड़ा नेता लोग तो यही रहेगा ना। मिला जाएगा तो मिलाएगा, गोरा का राज खत्म होगा तो भूरा का शुरू हो जाएगा, क्रिस्तान का खत्म होगा तो हिंदू मुसलमान का शुरू हो जाएगा, फिर आप लोग हम पर जुल्म जबरदस्ती करने लगेगा।
3 कटिया खत्म हो गया तो क्या गरीबी खत्म हो जाएगा? बीमारी खत्म हो जाएगा? हम जैसा दलित लड़का लोग का पढ़ लिख के अफसर बन जाएगा? हमारा माँ बहन मेहरारू, क्या आपका माँ बहन मेहरारू की तरह पर्दे से बाहर निकल पाएगा? अरे कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, 100 साल तक कुछ नहीं बदलेगा। मैंने बड़े बड़े लोगों की ज़बानी सुना है कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में चंपारण का सबसे बड़ा योगदान ये था कि गांधी के नेतृत्व में आम जनता की आस्था का श्री गणेश चंपारण में हुआ। आज मैं इस गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर कर देना चाहता हूं, ये कहकर कि आम जनता के नेतृत्व में गांधी की आस्था का श्री गणेश चंपारण में हुआ। उस लड़के की बातों ने मुझे झकझोर के रख दिया था। उस अनपढ़ गंवार लड़के का एक एक शब्द, एक एक हर्फ सही था। एक सत्याग्रह खत्म होने को था और एक शुरू होने को था। आप लोग तो विद्वान हैं, वो भी अंग्रेजी के विद्वान। मैं चाहता हूं मेरी इस नई योजना का नाम इंग्लिश में रखा जाए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जी। और इस योजना के तहत हर बच्चे के लिए बुनियादी तालीम का इंतजाम किया जाए। बुनियादी तालीम से मेरा अभिप्राय है कि इलाके के हर बच्चे को बेसिक एजुकेशन जरूर मिलनी चाहिए, और बेसिक एजुकेशन के नाम पे उसे केवल एजुकेशन ही नहीं, नए नए रोजगार भी सिखाए जाए, ताकि बड़ा होके ये बच्चा अगर अपने बाप दादा का पेशा कृषि ना अपनाना चाहे तो कोई रोजगार अपना सके जी। और अगर वो अपने बाप दादा का पेशा कृषि ही अपनाना चाहता है तो नई तालीम की रोशनी में उसमें कुछ सुधार कर सके। कृपलानी जी, आप इस इलाके की स्वास्थ्य और सफाई का विशेष ध्यान रखिए जी। माँ बता रही थी कि अगर यहाँ सफाई सुथराई का ध्यान रखा जाए तो न जाने कितने लोगों को असमय मरने से बचाया जा सकता है जी। सही है बापू। बापू जी, ये भी बिहारी परंपरा है, स्वीकार कर लीजिए। शुक्ला जी, बिहार और बिहार की परंपराओं से अवगत कराने का सारा दोष आपके सर। हमें ही स्वीकार है। मिस्टर राजेंद्र जी, आप कोशिश कीजिए कि पर्दे की प्रथा इस इलाके में जितना जल्दी हो सके खत्म हो। जी ये तो सबसे मुश्किल कार्य है, इसे तो आप बा को सौंपिए। बा को कोई कार्य सौंपना भी तो बहुत मुश्किल कार्य है। अब क्या क्या लिखूं और क्या ना लिखूं। कुल 8,000 दबे कुचले किसानों ने इंक्वायरी कमेटी के सामने बयान दिया और खुल कर दिया। ना नीलवरों का डर, ना गुमाश्तों का, ना पुलिस का, ना सरकार का। चंपारण सत्याग्रह कामयाब रहा। भारत का पहला सत्याग्रह कामयाब रहा। ब्रिटिश सरकार ने इंक्वायरी कमेटी की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया। 3 कठिया सिस्टम
हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया। चंपारण के किसानों की जीत हुई, इस बात की मुझे खुशी है, असीम खुशी। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर चंपारण का महत्व मेरे लिए कुछ और ही है। चंपारण ने मुझे भारत से परिचित करवाया। और भारत को आजादी से। बहुत शुक्रिया बेरूत स्ट्रूप का। एक बेहतरीन प्ले हम सबके सामने आज पेश हुआ और मैं इस वक्त गुजारिश करूंगी सईद आलम साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और चंद अल्फाज यहाँ मौजूद सामीन से कहें। सईद आलम साहब। हाँ, बहुत शुक्रिया। चंद अल्फाज तो नहीं कह पाऊंगा। अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं काश से आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, शायद 2 दर्जन अल्फाज कहने पड़े मुझे। प्लीज वेलकम द मेंबर्स ऑफ पेरोज ट्रूप हु परफॉर्म दिस प्ले। प्लीज वेलकम रविराज सागर एज गांधी जी, ज्ञानेश एज पंडित ब्रज किशोर, आर्यन प्रताप सिंह एज राजेंद्र प्रसाद, हनी कपासिया एज राजेंद्र प्रसाद सेवक और साथ में राम नवमी प्रसाद, जसकिरण चोपड़ा सबसे ज्यादा ज़ईफ विधवा औरत, फिर औरतें जवान होती गईं, समन सलमान विधवा महिला, आरिफा जवानतरीन विधवा, और ये विधवा नहीं थी, निखत सिराज एज गांव की महिला, प्रशांत नागर एज आचार्य कृपलानी, चैतन एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और फिर इनका डिमोशन हुआ, ये गांव वाले बन गए। आशुतोष मिश्रा एज पंडित शुक्ला और गांव वाले, इज्जत अली, अब इनको देख के तो नहीं कहा जा सकता कि अंग्रेज जो है जबरदस्ती खेती कराते थे। किसान, बिलाल मीर एज जज एंड मजहरुल हक ऑल्सो। इनको देख के आप कह सकते हैं कि जबरदस्ती किसानों से खेती कराई जाती थी। हेमंत वो लड़का जिसने कहा था कि कुछ नहीं बदलेगा, 100 साल तक कुछ नहीं बदलेगा, और गालिबन यही सच है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जश्न अदब। और आप हैं जनाब डॉक्टर सईद आलम, राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ द प्ले।